दोस्तों कहते हैं कि मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल स्टडी 94 पर। तो दोस्तों, यह है हमारा मॉडल पेपर दोस्तों 3, यानी कि जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये 3 है, जिसमें हम करेंगे दोस्तों 50 प्रश्न। और 50 प्रश्न दोस्तों कंप्लीट राजस्थान जीके का जो सिलेबस है दोस्तों, कंप्लीट यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित दोस्तों 50 प्रश्न हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा दोस्तों सम्मिलित की गई है। चलिए बिना टाइम वेस्टेज करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, देखिए कि सीकर और झुंझुनू जिले में कांतली नदी के अपवाद क्षेत्र को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे कहा जाता है, यानी कि तोरावाटी क्षेत्र दोस्तों इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि जो तोरावाटी क्षेत्र दोस्तों सीकर व झुंझुनू जिले में कांतली नदी का प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेकावाटी क्षेत्र कौन सा है। सेकावाटी की बात करते हैं दोस्तों, जो मुख्यतः सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले का जो क्षेत्र है वो सेकावाटी क्षेत्र कहलाता है। बीड़ की बात करते हैं, चारागाह भूमिया दोस्तों बीड़ कहलाता है। और मेरवाड़ा की बात करते हैं, अजमेर और राजसमंद का जो मेर जनजाति बाहुल क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, मेरवाड़ा कहा जाता है। प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने, देखिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु कटिबंध में स्थित है। तो राजस्थान का जलवायु भाग है दोस्तों, जलवायु कटिबंध में स्थित है। अधिकांश भाग किस जलवायु कटिबंध में स्थित है, तो वो है दोस्तों यानी कि शीत और उष्ण कटिबंध। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा। यानी कि दोस्तों पूरा देश ये है हमारे, यानी कि ग्लोब है। ये है दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश, और ये जो उत्तर की तरफ है दोस्तों, यानी कि ये हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो यानी कर्क रेखा है, वो किससे गुजरता है, यानी कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरता है। तो इससे जस्ट ऊपर दोस्तों ये जो क्षेत्र है दोस्तों, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधी के अंदर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये है इसकी व्याख्या, आप इसकी व्याख्या देख सकते हो। प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। अक्टूबर 2021 में राजस्थान की 5वीं बाघ संरक्षण परियोजना घोषित की गई है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5वीं बाघ संरक्षण परियोजना घोषित की गई है, यानी कि कहाँ पर की गई है दोस्तों, किसको की गई है, यानी कि राजस्थान की 5वीं बाघ संरक्षण योजना किसे घोषित की गई है। तो दोस्तों यानी कि वो की गई है कुंभलगढ़ दोस्तों। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है दोस्तों, यानी कुंभलगढ़ को क्या की गई है, यानी कि 5वीं बाघ संरक्षण परियोजना घोषित की गई है। बात करते हैं दोस्तों कि वर्तमान में राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं, तो 5 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। और वो कौन कौन से टाइगर रिजर्व है ये देख सकते हो आपके सामने है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो 1973 से 74 में स्थापित की गई। सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, ये कहाँ अलवर के अंदर 1978 से 79 में स्थापित की गई। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है कोटा के अंदर 2013 में स्थापित की गई। और रामगढ़ विषधारी दोस्तों टाइगर रिजर्व है दोस्तों 2021 में स्थापित की गई थी। और कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये 5वीं टाइगर रिजर्व है, वो 2021 में स्थापित की गई थी। प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, आर्थिक समीक्षा हुई थी 2021-22 के अंदर। उसके अनुसार राज्य में कुल घोषित वन क्षेत्र कितना है। तो कुल घोषित वन क्षेत्र दोस्तों वो है, यानी कि 32,864, यानी कि 32,864.62 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर्थिक समीक्षा हुई थी 2022 के अंदर। उसके अनुसार राजस्थान में कुल घोषित जो वन क्षेत्र है वो 32,864 वर्ग किलोमीटर है, और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर चला जाएगा। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र किस झील पर लगाया गया है दोस्तों। तो राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र किस झील पर लगाया गया है, वो है दोस्तों यानी कि डिडवाना झील है दोस्तों। कहाँ पर, नागौर के अंदर। नागौर जिले में बात करते हैं कि नागौर जिले में डिडवाना कस्बे के निकट खारे पानी की डिडवाना झील 4 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। कितने किलोमीटर की में, 4 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। और राज्य का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र है दोस्तों ये कौन सा, डिडवाना झील पर जो सोडियम सल्फेट संयंत्र है डिडवाना के अंदर, ये सबसे बड़ा क्या है, सोडियम सल्फेट संयंत्र है, जिसमें औद्योगिक नमक का उत्पादन होता है। सल्फेट के कारण यहाँ का जो नमक है
खारे यानी कि खाने योग्य नहीं है दोस्तों। यहाँ का जो पानी है, वो जो नमक है दोस्तों, वो खाने योग्य नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस नदी पर जाखम बांध का निर्माण किया गया है? तो आप सभी को पता है कि जाखम बांध यानी कि जाखम नदी पर निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। जाखम नदी का निर्माण प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुरा के पास जाखम नदी पर टीएसपी जनजाति उपयोजना के अंतर्गत किया गया है, यानी कि जो टीएसपी उपयोजन जनजाति उपयोजना के अंतर्गत किया गया है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, वो है 81 मीटर का। ये यहाँ का एक जल विद्युत गृह भी निर्मित किया गया है दोस्तों, यानी कि एक जल विद्युत गृह भी निर्मित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर चल जाएगा, वो जाखम नदी पर दोस्तों जाखम बांध का निर्माण किया गया है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6 देखिए कि चंबल नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी है? जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है ये चंबल नदी जा रही है। तो चंबल नदी में जैसे कि ये प्रवाह क्षेत्र इस प्रकार से, तो दाईं ओर से मिलने वाली जो नदियाँ है दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि दोस्तों यानी कि काली सिंध इसका राइट आंसर चला जाएगा। काली सिंध किसकी सहायक नदियाँ है? यानी कि चंबल नदी की सहायक नदी। सारी की सारी सहायक नदियाँ किसकी है? चंबल नदी की है। लेकिन दाईं ओर से मिलने वाली दोस्तों सबसे पहले जो मिलती है वो है काली सिंध दोस्तों, ठीक है। यानी कि एक ट्रिक है, उससे याद कर सकते हो दोस्तों, यानी कि काली सिंध है कुन्नू, यानी कि छीका को छीका को पार्वती ने सिया, यानी कि ये जो ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से सारी की सारी आप जो दाईं ओर से मिलने वाली नदी है उनको आप पता कर सकते हो। छी से छिप्रा नदी है जो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के अंदर जाकर के मध्य प्रदेश के अंदर ही मिलती है दोस्तों, यानी कि चंबल नदी के अंदर। काली सिंध नदी है, कुन्नू नदी है, पार्वती है, पार्वती उसके बाद में सिप नदी दोस्तों, ठीक है। सिप नदी दोस्तों किसकी सहायक नदियाँ है? चंबल नदी की सहायक नदियाँ है, जो दाईं ओर से मिलती है, ठीक है। दाईं ओर से पूछा तो ऑप्शन नंबर यानी काली सिंध, और दोस्तों इसका आंसर पार्वती भी जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों काली सिंध मिलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चल जाएगा। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों देखिए, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? प्रश्न आपके साथ, लाल लोमी मृदा किन जिलों के अंदर पाई जाती है? तो लाल लोमी मृदा पाई जाती है दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के अंदर, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र दोस्तों। लाल लोमी मृदा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले के मध्य और दक्षिणी भाग में विस्तृत है दोस्तों। इसमें लोहे ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। किसकी? एक तो लोहा ऑक्साइड होता है और पोटास की अधिकता होती है। इस मिट्टी में दोस्तों मक्का है, चावल है और गन्ना आदि का खेती किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राजस्थान भारत के सर्वाधिक जनजाति संख्या वाले राज्यों में कौन से स्थान पर है? यानी कि राजस्थान भारत के बताने के भारत के सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों में कौन से स्थान पर है? तो वो है यानी कि दोस्तों चौथे स्थान पर आ गया है, यानी कि चौथे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर चला जाएगा, चौथे स्थान पर है दोस्तों। राजस्थान भारत के सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों में चौथे स्थान पर है। राज्य में 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं दोस्तों, तो यानी 92,38,534 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निवास करती है राजस्थान के अंदर। और ये कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर राजस्थान। राज्य में अनुसूचित जनजाति राज्य की कुल जनसंख्या का 13.48% दोस्तों निवास करती है, और कुल जनजाति जनसंख्या का 94.6% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों। यानी कुल जनजाति जनसंख्या है उसका 94 पॉइंट दोस्तों 94.6% किसके अंदर है? ग्रामीण के अंदर निवास करती है। प्रश्न आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने देखिए कि राजस्थान ने वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन, यानी कि जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड दोस्तों योगदान रहा है, यानी कि स्थिर मूल्यों की बात करता है तो उसमें योगदान कितना रहा है? 2021-22 में कृषि क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन दोस्तों जीएसपीए में योगदान कितना रहा है दोस्तों? वो है यानी कि 28.85%। ऑप्शन नंबर एन कौन सा चला जाएगा? सी इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 देखिए दोस्तों, राजस्थान में वर्तमान में कितने प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है दोस्तों? तो राजस्थान में वर्तमान में बताना है दोस्तों, तो वर्तमान में कितने प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है? वो है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर ए 57 प्रकार के खनिजों को क्या किया जा रहा है दोस्तों, यानी खनन किया जा रहा है, ठीक है। देश में बात करते हैं, देश में खनिजों की उपलब्धता और विविधता के मामले में
राजस्थान सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में से एक है दोस्तों। यहाँ 82 प्रकार के खनिजों का भंडार है, यानी कि बात करते हैं कि खनिजों का भंडार कितना है, 82 प्रकार के खनिज है। लेकिन दोस्तों जो खनन किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 57 खनिजों का खनन किया जा रहा है। वर्तमान में 57 खनिजों का खनन किया जा रहा है राजस्थान के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 12वां, देखिए बहुत ही गजब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि एग्जाम का बेस है दोस्तों। जो हमारे रीट जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है दोस्तों 25, 26, 27 और 28 फरवरी की जो रीट एग्जाम होगी दोस्तों, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट है डेली की डेली दोस्तों, यानी कोशिश करेंगे अब डिटेल्स के अंदर, यानी कि व्याख्या सहित क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और अगर आप ऑप्शन में लिखते हो कि सर ऑप्शन भी साथ होना चाहिए, तो ऑप्शन के साथ ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 में जारी की गई, उसकी अनुप्रलना में गेस्ट हाउस स्कीम 2021 किस तिथि को लागू की गई थी दोस्तों। गेस्ट हाउस स्कीम 2021 किस तिथि को लागू की गई थी, ये इसका बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर चला जाएगा वो है, यानी कि दोस्तों 16 अप्रैल 2021 को। 16 अप्रैल 2021 को गेस्ट हाउस स्कीम है वो जारी की गई थी। कब की गई थी, 2021 तो है ये, लेकिन डेट बतानी तो वो है 16 अप्रैल 2021 को। यानी कि बात करते हैं व्याख्या दोस्तों कि राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के अनुपालना में 16 अप्रैल 2021 से गेस्ट हाउस स्कीम 2021 लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 13वां नंबर का। राजस्थान में दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठाती क्षमता कितनी मेगावाट है दोस्तों। अब ये बताना है कि ऊर्जा की अधिष्ठाती क्षमता कितनी है, कितनी मेगावाट है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर जाएगा वो दोस्तों यानी कि 23,321, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अधिष्ठाती क्षमता कितनी मेगावाट है 2021 तक, दिसंबर 2021 तक की बात करते हैं। ठीक है, राज्य में मार्च 2021 तक ऊर्जा की जो अधिष्ठाती क्षमता थी वो 21,979 मेगावाट थी दोस्तों। 2021 तक कितनी थी, 21,979 मेगावाट थी। अधिष्ठापित क्षमता में वर्ष 2021-22 में दिसंबर 2021 तक दोस्तों 1342.50 मेगावाट की वृद्धि हुई थी। ठीक है, फिर जोड़ दीजिए, इस प्रकार दिसंबर 2021 तक अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर के कितनी हुई थी दोस्तों, 23,321.40 मेगावाट हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा, यानी कि 2021 तक की पूछ रहा है तो 23,321.40 मेगावाट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। राजस्थान में सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों 71 का नया नंबर क्या है। तो 71 का जो नया नंबर है दोस्तों वो है 919, इसका राइट आंसर चला जाएगा। राज्य के दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अलवर जिले से गुजरता है दोस्तों। कौन से अलवर जिले से गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर 1919, और इसकी कुल जो लंबाई है दोस्तों राजस्थान के अंदर वो है 5 किलोमीटर। सिर्फ किस में बहती है, वो सॉरी किस में जाता है, वह अलवर जिले के अंदर आता है 71, जिसका नया नाम क्या है, 919 है। सिर्फ 5 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक लंबाई वाला जिला दोस्तों बाड़मेर है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है दोस्तों, बाड़मेर जिला है। सड़कों की न्यूनतम जो लंबाई है दोस्तों धौलपुर के अंदर है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई है वो है धौलपुर के अंदर, और बात करते हैं सर्वाधिक तो बाड़मेर में, बाड़मेर में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 है कि राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात में, औसत लिंगानुपात यानी यानी कितना है, यानी कि 928। किसका, राजस्थान का। राजस्थान का जो औसत लिंगानुपात है कितना, 928 है। उससे कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो जिले यानी कि 15 जिले, यानी कि 928 से कम जो लिंगानुपात है वो है 15 जिले राजस्थान के अंदर है। बात करते हैं कौन कौन से जिले हैं 15, यानी कि तो यानी कि यह है, एक तो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बूंदी कोटा। ये सारे के सारे दोस्तों 15 डिस्ट्रिक्ट है जिनकी 928 जो लिंग अनुपात है, यानी कि वर्तमान के अंदर 928 लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग औसत लिंग अनुपात। तो उससे कम कितने राज्यों जिले के हैं, वो है 15 जिले। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, यानी कि राजस्थान में 2011 की जनगणना है, कौन सी है, 2011 की जनगणना, उसके अकॉर्डिंग ग्रामीण लिंग अनुपात बताना है दोस्तों। ग्रामीण लिंग अनुपात कितना है,
तो ग्रामीण लिंग अनुपात कितना है ये बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो कितना हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 933, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। ग्रामीण लिंग अनुपात दोस्तों 933 है। ठीक है, बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों राज्य की लगभग 75% आबादी है, यानी कितनी है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, यानी कि 75.1% आबादी है दोस्तों। लगभग बात कर रहा है तो 75.1% है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग लिंग अनुपात 933 है। कितना है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लिंग अनुपात 933 है। शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात दोस्तों 914 है। राज्य का पाली जिला ऐसा है जिसमें 1003 ग्रामीण लिंग अनुपात के आधार पर प्रथम स्थान पर है। और न्यूनतम जो ग्रामीण लिंग अनुपात वाला जिला है वो है दोस्तों धौलपुर, 841 है उसके अंदर। ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण लिंग अनुपात किस जिले के अंदर है, धौलपुर के अंदर 841। और मैक्सिमम बात करते हैं ग्रामीण लिंग अनुपात तो वो है पाली 1003। ठीक है, यानी कि कितनी है, तीन तीन जो महिला है वो एक्स्ट्रा है, यानी कि 1000 पुरुष पर, यानी कितनी महिलाएं 1003 है, यानी कि 1000 तो बराबर है लेकिन 3 महिलाएं एक्स्ट्रा है किसमें अंदर, पाली ग्रामीण के अंदर। ठीक है, वैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये, वैराट कहाँ, जयपुर के अंदर पुरातात्विक अवशेष मिला है वे किस काल से संबंधित है दोस्तों। तो किस काल से संबंधित है, वो है मौर्य काल से संबंधित दोस्तों। वैराट के अंदर पुरातात्विक अवशेष मिले वो मौर्य काल से संबंधित है। बैराट जिसे विराटनगर भी कहा जाता है, जयपुर में सर्वप्रथम दयाराम साहनी के नेतृत्व में खुदाई की गई थी। किसकी, वैराट सभ्यता, उसकी खुदाई किसने की, किसने करवाई थी, दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई थी। यहाँ से पूर्व मौर्यकालीन एवं मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं दोस्तों। पूर्व मौर्यकालीन और मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है हमारे पास 50 में से आपके कितने सही होंगे दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 19, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता है, यानी कि गोरे व कोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से मिले हैं दोस्तों, वो है आहड़ सभ्यता दोस्तों, उदयपुर के अंदर उससे मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ये इसकी डिटेल से दोस्तों आप देख सकते हो कि आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर है, जिसे आयाड़ बेड़स नदी के किनारे मौजूद थी, जिसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। आगाटपुरी, धूलकोट आदि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तांबे की वस्तुएं बनाने एवं काले लाल मृदभांड संस्कृति का प्रमुख केंद्र दोस्तों। ठीक है, यहाँ 6 तांबे की मुद्राएं तथा तांबा गलाने की भट्टी भी मिली है। आहड़ से अनाज रखने के मृदभांड प्राप्त हुए, जिन्हें स्थानीय भाषा में दोस्तों गोरे तथा कोट कहा जाता है, गोरे तथा कोट कहा जाता है। यही प्रश्न था। प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, देखिए। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से पाया गया है। 11 भवनों वाला, 11 कमरों वाला यानी 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता से स्थल में पाया गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर चला जाएगा वो है, यानी कि दोस्तों जो वालाथल उदयपुर के अंदर, यानी कि वालाथल जो उदयपुर के अंदर दोस्तों 11 कमरों वाला विशाल भवन है, जो राजस्थान की सभ्यता कौन सी, वालाथल सभ्यता से पाया गया है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों वालाथल सभ्यता की, बात कर लेते हैं। तो यानी कि वालाथल जिसे वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है दोस्तों, वालाथल सभ्यता। इस सभ्यता की जो खोज है 1962 से लेकर के 63 ईस्वी में किसने की थी, डॉक्टर वी एन मिश्र ने की थी दोस्तों। किसने, डॉक्टर वी एन मिश्र ने की थी। और यह उत्खनन कार्य 1993 ईस्वी में किसने करवाया था, बी एन मिश्र ने करवाया था। ठीक है, 1993 में उत्खनन करवाया था, खोज की गई थी 1962 से 63 के अंदर, डॉक्टर बी एन मिश्र ने खोज की थी। और उत्खनन भी किसने करवाया, यानी कि बी एन मिश्र ने करवाया। वालाथल के उत्खनन में से वहाँ एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं, जिसमें 11 कमरे विद्यमान है। इनका जो निर्माण है संभवतः ताम्रपाषाण काल में हुआ है दोस्तों। कौन से ताम्रपाषाण काल में हुआ है, यहाँ एक टीले के उत्खनन से ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो है, यानी कि बालाथल उदयपुर के अंदर, बल्लभ नगर के अंदर स्थित है। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व था दोस्तों। तो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक दोस्तों राजस्थान में प्रत्यार जो वंश था दोस्तों, प्रत्यार वंश का ही क्या था, यानी कि वर्चस्व था। बात करते हैं दोस्तों कि मुहूर्त नरसिंह ने गुर्जर जो प्रत्यारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी, 26 शाखाओं का उल्लेख किसने किया है, गुर्जर प्रत्यारों की मुहूर्त नरसिंह ने किया है। गुर्जर प्रत्यारों की मंडोर शाखा सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण थी दोस्तों। कौन सी, मंडोर शाखा। हरिश्चंद्र इस शाखा का संस्थापक था। कौन सी शाखा, जो मंडोर शाखा है दोस्तों, इसका यानी कि हरिश्चंद्र इस शाखा का संस्थापक था। और गटियाला शिलालेख जो 837 ईस्वी और 861 की ईस्वी तक का था दोस्तों, उसके अनुसार हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, यानी कि जो हरिश्चंद्र थे। बात करते हैं कौन सा शिलालेख था, गटियाला शिलालेख था। कब की बात है, 837 ईस्वी तथा 861 की बात करते हैं। तो उसके अनुसार बात करते हो हरिश्चंद्र थे, यानी कि हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी। एक तो ब्राह्मणी थी और एक दूसरी क्षत्रानी थी।
और छत्राणी जो पत्नी थी दोस्तों उसका नाम था भद्रा। और भद्रा दोस्तों, भद्रा से 4 पुत्र हुए थे। कितने? जो भद्रा थी दोस्तों, जो छत्राणी पत्नी थी, उससे 4 पुत्र हुए थे। एक तो भोगवट था, कदक था, रज्जिल और दय था। इन चारों ने मिलकर दोस्तों मंडोर, जिसे मांडवपुर भी कहा जाता था पहले, को जीत लिया और उसकी सुरक्षा के लिए प्राचीरों का निर्माण करवाया दोस्तों। ठीक है, प्राचीरों का निर्माण करवाया था इन्होंने, भोगवट, कदक, रज्जिल और दय ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 22 देखिए। प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, यानी कि हम्मीर ने सुल्तान अलाउद्दीन, हम्मीर देव थे दोस्तों यानी रणथंबोर, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी दोस्तों? तो वो थे मीर मोहम्मद शाह दोस्तों, इनको क्या दी थी, यानी कि शरण दी थी। किसने दी थी? सुल्तान कौन था? हम्मीर देव थे रणथंबोर के। ठीक है, हम्मीर देव, हम्मीर देव चौहान रणथंबोर के शासक थे, 1282 ईस्वी बने थे। कौन? हम्मीर देव। राणा हम्बीर ने दिल्ली के जो शासक थे कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के। विद्रोही कौन थे? मंगोल सेनानायकों मोहम्मद शाह, इल्चक, कमरू और वर्क को शरण दे दी थी तथा लौटने से इनकार कर दिया, लौटाने से इनको इनकार कर दिया था हम्मीर देव ने। इनको शरण दी थी किसको? यानी कि मोहम्मद शाह, इल्चक, कमरू और वर्क को शरण दी थी। इससे नाराज होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि 1303 ईस्वी में दोस्तों रणथंबोर पर आक्रमण कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके हम्मीर देव को परास्त कर दिया था 1303 ईस्वी के अंदर। ठीक है, यह है इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, यानी कि मीर मोहम्मद शाह को क्या दी थी? शरण दी थी। ठीक है, एक तो मीर मोहम्मद शाह था, एक इल्चक भी था, एक कमरू था और वर्क था। ऑप्शन के अंदर एक ही है मोहम्मद शाह, तो दोस्तों इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है आपके सामने, देखिए दोस्तों, राजस्थान का ऐतिहासिक जोर किस किले में हुआ था? तो आप सभी को बताया कि ऐतिहासिक जोर है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था। बात करते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की, कि अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में चित्तौड़ के जो निर्वासित निर्वासित कर दिया गया था, राघव चेतन ने बताया था दोस्तों। किसके बारे में? जो पद्मिनी है दोस्तों, उसका सौंदर्य किस प्रकार का, उसे राघव चेतन ने बताया। जिसे पद्मिनी पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। कब किया था दोस्तों? 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। राघव चेतन ने इसे बताया था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना 8 माह तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर घेरा डालने पर भी अवैध दुर्ग को नहीं जीत पाए दोस्तों। फिर खिलजी ने छलकपट के माध्यम से रतन सिंह को बंदी बना लिया। रतन सिंह था दोस्तों, यानी कि राजा था, रतन सिंह को बंदी बना लिया था। किस छलकपट के माध्यम से? और उनके राजपूत सरदार थे कौन? गोरा और बादल ने पालकियों में दासियों को बेस में राजपूत योद्धाओं को भेज करके रतन सिंह को मुक्त करवा दिया। और 1303 ईस्वी में घमासान युद्ध में रतन सिंह के नेतृत्व में, यानी कि रतन सिंह का नेतृत्व था 1303 ईस्वी में हुए जो घमासान युद्ध में रतन सिंह के नेतृत्व में गोरा और बादल सहित राजपूत योद्धाओं के केसरे किया और पद्मिनी के नेतृत्व में राजपूत रानियों ने जोहर कर दिया दोस्तों। यानी कि राजपूत रानियों ने जोहर किया। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहलाता है दोस्तों ये। ठीक है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहलाता है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों, देखिए, मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणी कहलाती है। तो दोस्तों मेवाड़ राज्यों के सामंतों की श्रेणी उमराव कहलाती है दोस्तों। ये 3 प्रकार की होती थी, यानी कि उमराव कहा जाता है। सामंतों की 3 श्रेणियां होती थी। पहले थी प्रथम श्रेणी के उमराव के, इसके अंदर कितनी संख्या थी? 16 संख्या थी। और दूसरी श्रेणी के उमराव के अंदर 32 संख्या थी। और तृतीय श्रेणी के उमराव थे, ये कई, यानी कि 100 संख्या में थे दोस्तों। यानी कि 100 संख्या में हुआ करते थे और भी ज़्यादा हुआ करते थे। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश की बात करते हैं। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की दोस्तों? तो जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश है दोस्तों, एक पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी है, उसकी जो स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी, यानी कि मान सिंह ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की जो स्थापना है महाराजा मान सिंह ने की थी दोस्तों। आज भी ये कार्यरत है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा मान सिंह ने इस दुर्ग के बाहरी प्रवेश द्वार जयपुर का निर्माण किया था। यानी कि जो दुर्ग है दोस्तों, कौन सा? जोधपुर का किला है, उसका जो बाहरी प्रवेश द्वार है जयपुर का निर्माण करवाया 1808 ईस्वी में के आसपास। ठीक है, और दूसरी बाहरी जो फतेहपुर द्वार का निर्माण भी महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। और दूसरे जो बाहरी फतेहपुर है दोस्तों, वो फतेहपुर द्वार है, उसका निर्माण भी अजीत सिंह ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, प्रश्न आपके सामने दोस्तों 26 देखिए। जल महल किस, यानी कि जल महल किस झील के मध्य में स्थित है? तो आप सभी को पता है कि जो मानसागर झील है दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर से आमेर जाने वाले जो सड़क मार्ग पर मानसागर झील के मध्य में जल महल स्थित है। जो जयपुर से लेकर के आमेर जाते हैं तो बीच में दोस्तों, यानी कि मानसागर झील है, उसमें जल महल स्थित है। जल महल के निर्माण का श्रेय सवाई जयसिंह को दिया जाता है। जल महल का जो श्रेय है सवाई जयसिंह को दिया जाता है। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा प्रवर्धित यह महल स्थापत्य शिल्प और सौंदर्य के कारण आकर्षण का केंद्र है दोस्तों। कौन सा? जल महल की बात करते हैं। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 27 देखिए, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 27
27 आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, अक्षय तृतीया कब आ जाती है, यानी कि वैशाख, वैशाख का महीना और शुक्ल पक्ष होता है दोस्तों तृतीया को। बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को। निर्जला एकादशी कब आ जाती है, जेठ का महीना होता है, ज्येष्ठ का और शुक्ल पक्ष होता है एकादशी के अंदर। बिल्कुल दोस्तों, अक्षय तृतीया तो निर्जला, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 है आपके सामने, यानी कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है दोस्तों। कौन सा जिला है दोस्तों जो कानन मेला से संबंधित है, तो वो है दोस्तों यानी कि बाड़मेर, इसका राइट आंसर चला जाएगा। कानन मेला राजस्थान के बाड़मेर जिले में कानन स्थान पर लगता है। यह मेला गैर नृत्य का प्रमुख आकर्षण है। कौन सा, जो गैर नृत्य होता है उसका प्रमुख आकर्षण है दोस्तों, यानी कौन सा मेला, कानन मेला। तो इसका राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न देखिए दोस्तों 29 आपके सामने स्थित है। 29, किस लोकवाद्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है दोस्तों। थोड़ा सा दोस्तों आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। किस लोकनाट्य की प्रस्तुति के समय, लोकनाट्य बताना कौन सा लोकनाट्य उसकी प्रस्तुति करते करते हैं उस समय इनके जो मुख्य गीतों का जो संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु और वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है दोस्तों। तो कौन सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि रम्मत से संबंधित है। रम्मत का अर्थ है खेल होता है। रम्मत का अर्थ क्या होता है, खेल होता है। इस खेल यानी कि इसे खेलने वाले खेलार या फिर रम्मतिये कहलाते हैं। रम्मतिये ऐतिहासिक, पौराणिक और प्रेमाख्यानों को काव्य रचना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। रम्मतें होली के अवसर पर फागुन शुक्ल अष्टमी, जो रम्मतें होती है होली के अवसर पर कब, फागुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक जैसलमेर, बीकानेर, पोखरण और फलोदी क्षेत्र में खेली जाती है दोस्तों। वाद्य यंत्र, नगाड़ा बजाया जाता है, ढोलक प्रयुक्त होते हैं। रम्मत का मूल स्थान दोस्तों जैसलमेर है। ये बताना दोस्तों कि रम्मत का जो मूल स्थान है वो कौन सा, जैसलमेर, इसका राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्वाद्य नहीं है दोस्तों। जो तत्वाद्य है वो कौन सा नहीं है, तो दोस्तों सतारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जंतर दोस्तों तद्वाद्य यंत्र है, रवाज दोस्तों तद्वाद्य यंत्र है, चौतारा तद्वाद्य यंत्र है, लेकिन सतारा दोस्तों तद्वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों। ठीक है, सतारा एक प्रकार का क्या है दोस्तों, सुशिर वाद्य है। आवाज से फूंक दे करके बजाया जाता है इसको। सतारा अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का मिश्रित रूप है। किसका, अलगोजा, बांसुरी, शहनाई का मिश्रित रूप है। इसमें अलगोजे की तरह दोस्तों दो लंबी बांसुरियां होती है, किसके अंदर, सतारा के अंदर। और ये सारे के सारे दोस्तों तत्वाद यंत्र है दोस्तों। ठीक है, और डी सिर्फ इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 31 देखिए। 31 देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है दोस्तों। यानी कि जो मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली है, कौन सी शैली की बात कर रहा है, भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की क्या है, उपशैली है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है नागर शैली दोस्तों, यानी कि नागर शैली इसका राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी नागर शैली की क्या है, उपशैली दोस्तों। किसकी, नागर शैली की उपशैली कौन सी, भूमि शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये देख सकते हो आप, सारी की सारी पूरी की व्याख्या दोस्तों मैं आपके सामने उपस्थित कर दी है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। श्री अब्दुल गफूर खां, श्री अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली तथा रज्जाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों। यही बताना है। यानी कि अब्दुल अब्दुल गफूर खां और इम्तियाज़ अली और अब्दुल रज़ाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों यानी कि जो पीतल पर जो खुदाई होती है उसमें प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, श्री अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली और अब्दुल कुरैशी पीतल पर खुदाई हस्तकला क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान का जयपुर तथा अलवर में पीतल पर मीनाकारी का कार्य मुख्य रूप से होता है। ठीक है, जयपुर अलवर में पीतल पर मीनाकारी का कार्य मुख्य रूप से होता है। पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी का काम भी जयपुर में किया जाता है। पीतल के बर्तनों पर दोस्तों जो मुरादाबादी का काम है वो भी जयपुर में किया जाता है। उदयपुर में सफ़ेद मेटल के बड़े आकार के पशु पक्षी फर्नीचर आदि बड़े पैमाने पर बनते हैं। और वाला हेड़ी दोस्तों जो महुआ डोसा है उसके अंदर गांव पीतल में यानी कि ठप्पेदार बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन से, वालाहेड़ी कहाँ पर है दोस्तों, यह है यानी कि वालाहेड़ी दौसा के अंदर। वालाहेड़ी दोस्तों महुआ दौसा के अंदर है। उस गांव में दोस्तों पीतल के ठप्पेदार बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, वालाहेड़ी। ठीक है, ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। प्रश्न आपके सामने 33 देखिए दोस्तों, निम्न में से सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन है। तो आप सभी को पता है सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक श्री गोकुल भाई भट्ट है दोस्तों। ठीक है, जमुनालाल पुरस्कार, जमुनालाल बजाज दोस्तों पुरस्कार 1982 से सम्मानित है दोस्तों। कौन, श्री गोकुल भाई भट्ट।
1972 से 1921 तक मद्य निषेध के लिए अथक प्रयास किया दोस्तों इन्हें। मद्य जो निषेध है दोस्तों, मद्य, उसके लिए अथक प्रयास किया था किन्होंने दोस्तों, यानी गोकुल भाई भट्ट ने। 1948 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के स्वागत अध्यक्ष जो गोकुलभाई भट्ट जी ने सिरोही राज्य में प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों। और राजपूताना प्रांतीय देश राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष पद से सुभूषित किए गए दोस्तों, सुशोभित किए गए। इसको राजपूताना प्रांतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष भी दोस्तों ये बनाया गया था। और आबू का राजस्थान में विलय इसके प्रयासों से हुआ था। किनके प्रयासों से? श्री गोकुल भाई भट्ट का दोस्तों जो आबू का जो विलय है राजस्थान के अंदर, इन्हीं के प्रयासों से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न देखिए दोस्तों 34 आपके सामने उपस्थित है कि राजस्थान का एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो आप सभी को पता है कि मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी 1 करोड़ 84 लाख रुपए थी। अलवर था इसके अंदर, भरतपुर और धौलपुर, करौली, यानी कि 4 जो डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, 4 रियासत थी दोस्तों। यानी कि प्रथम जो एकीकरण हुआ था दोस्तों, यानी कि प्रथम एकीकरण के अंदर दोस्तों ये शामिल किया गया जिसे मत्स्य संघ बनाया गया था। 4 रियासत में चीफ सिप जो नीम राणा है अलवर को मिला करके 17 मार्च 1948 को, ये 18 मार्च भी दोस्तों कहीं आपको मिलेगी, 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। और धौलपुर के महाराणा जो उदयभान सिंह जी थे उनको राज प्रमुख बनाया गया था। धौलपुर के जो महाराणा थे दोस्तों उदयभान सिंह जी, उन्हें राज प्रमुख बनाया गया था। और करौली के दोस्तों जो गणेश पाल थे उनको दोस्तों उपराज प्रमुख बनाया था। करौली के जो महाराजा थे गणेश पाल, उनको उपराज प्रमुख बनाया था। अलवर जो प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे शोभाराम जी दोस्तों, उन्हें मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 12,000 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या थी दोस्तों 18.38 लाख और वार्षिक आय आप सभी को बताया यानी कि 1 करोड़ 84 लाख रुपए थी। ठीक है, प्रश्न आपके सामने 35 देखिए। 35 है दोस्तों आपके सामने कि आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया दोस्तों? आचार्य तुलसी ने जो अणुव्रत है उसका सूत्रपात कब किया था ये आपको बताना है दोस्तों। कब किया था दोस्तों? यानी कि 1949 के अंदर दोस्तों सूत्रपात किया था। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, इसकी व्याख्या मैंने आपके सामने दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 36 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 36 का राइट आंसर बताइएगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों इधर दे रखा है संप्रदाय, इधर दे रखा है दोस्तों, एक तरफ दे रखा है संप्रदाय दे रखा है और एक तरफ देगा प्रमुख पीठ या गद्दी कहाँ पर दोस्तों? तो गूदड़ संप्रदाय की दोस्तों वो है दांतड़ा यानी भीलवाड़ा के अंदर, यानी कि गूदड़ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है दोस्तों दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, और नवल संप्रदाय की दोस्तों वो है जोधपुर के अंदर, और चरणदासी संप्रदाय की दोस्तों दिल्ली के अंदर, और अलखिया संप्रदाय की बीकानेर के अंदर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा इसके अंदर? यानी कि इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वो चला जाएगा यानी कि बी इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, यानी कि वी इसका राइट आंसर चला जाएगा। यानी कि पहले में 2 था यानी दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर, और नवल संप्रदाय यानी कि जोधपुर, और थर्ड और फोर्थ इसका राइट आंसर चला जाएगा। अब ये देख सकते हो आपके सामने डिटेल्स बिल्कुल, यानी कि गूदड़ संप्रदाय, दांतला भीलवाड़ा, संत जो दास जी है दोस्तों उनसे संबंधित है। ठीक है, उन्होंने स्थापना की थी। नवल संप्रदाय की स्थापना किसने की? जोधपुर नवल दास जी ने चलाया था। ठीक है, नवल दास जी ने। और चरणदासी संप्रदाय कहाँ पर है? मुख्य पीठ दिल्ली के अंदर, चरणदास जी ने चलाया था। और अलखी संप्रदाय दोस्तों बीकानेर के अंदर है, स्वामी लालगिरी ने इन्हें चलाया था। प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 देखिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले एक कोट है दोस्तों आपके सामने दोस्तों, यानी कि दोस्तों कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, और अगर जीतने की जिद हो, जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां दोस्तों हमें हरा नहीं सकती। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी तू देख, मेरे हौसले भी तुझसे बड़े हैं। तो इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, यानी कि आपके सामने कि देलवाड़ा स्थित, देलवाड़ा कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? वो है यानी कि बिमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? बिमल शाह ने देलवाड़ा में स्थित आदिनाथ मंदिर का दोस्तों निर्माण करवाया था। माउंट आबू सिरोही सिरोही में, यानी कि माउंट आबू है कहाँ पर? सिरोही के अंदर है। देलवाड़ा के प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है, यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है। कितने? 5 मंदिरों का समूह है। आदिनाथ मंदिर की बात करते हैं तो भगवान ऋषभ देव के इस मंदिर का निर्माण गुजरात के जो चालुक्य थे, राजा भीमदेव के जो मंत्री थे, गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव के मंत्री थे बिमल शाह ने प्रसिद्ध शिल्पकार कीर्तिधर के निर्देशन में करवाया था। तो प्रसिद्ध जो शिल्पकार थे कौन थे? कीर्तिधर के निर्देशन में करवाया था।
यह यहाँ का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, जिसे बिमल साई जैन मंदिर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? तो दोस्तों कैला देवी दोस्तों जो करौली के अंदर, उसको कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों कैला देवी की, बात करते हैं कैल वैदिक यानी कि किस प्रकार से आई थी यहाँ पर। करौली के जो यदुवंशी यानी यादव राजवंश की कुल देवी है कैला देवी। पूर्व राजस्थान की एक प्रमुख आराध्य देवी है, यानी कि जो पूर्व राजस्थान की एक प्रमुख आराध्य देवी है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग की बात है, द्वापर युग में जब कंस ने वासुदेव और देवकी को मथुरा के कारागृह में बंद कर दिया था। ठीक है, उस समय कंस ने वासुदेव की जो आठवीं संतान थी दोस्तों, कन्या थी, आठवीं संतान कन्या थी, उसका वध करना चाहा। कौन? कंस। वास्तव में वह कन्या योग माया का अवतार थी। कौन सी कन्या थी? जो आठवीं संतान थी, अतः अंतर्धान हो गई थी वो। और वहीं कन्या रूपी देवी करौली में कालीसिर जो नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर कैला देवी के रूप में विराजमान हो गई थी। कैला देवी का लक्खी मेला प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैला देवी का लक्खी मेला, और एक है दोस्तों खाटू श्याम का लक्खी मेला, चैत्र शुक्ल अष्टमी को ये बढ़ता है। प्रश्न आपके सामने 39 देखिए, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से है? तो दोस्तों माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित किस किसान आंदोलन से है दोस्तों? तो वो है यानी कि जो अलवर किसान आंदोलन है दोस्तों, उससे संबंधित है। माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध अलवर किसान आंदोलन से था दोस्तों। अलवर राज्य के किसान आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला था दोस्तों नीमूचना हत्याकांड, फिर मेव आंदोलन, फिर प्रजामंडल किसान आंदोलन था। अक्टूबर 1924 में दोस्तों माधो सिंह और गोविंद सिंह के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कब? 1924 के अंदर। किसके नेतृत्व में? माधो सिंह और गोविंद सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न आपके सामने दोस्तों, मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी क्या है दोस्तों? मारवाड़ के अंदर ये बताना है कि दामनी क्या है। तो दामनी दोस्तों एक ओढ़नी का प्रकार है। ठीक है, दामनी या फिर दामड़ी मारवाड़ क्षेत्र की महिला के द्वारा प्रयुक्त लाल रंग की ओढ़नी होती है दोस्तों, जिसमें धागों से कशीदाकारी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आपके सामने है दोस्तों, कि कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, यानी कि लौंग नाक नाक का आभूषण है, नथ है, चौप है, लेकिन मांदली है दोस्तों, ये गले का आभूषण है। बेसरी, नथ है, चौप है, जीदा, लौंग, फीणी, चुन्नी, लटकन, भभरिया सब दोस्तों नाक के आभूषण है, जबकि मांदलिय दोस्तों किसका आभूषण है? गले का आभूषण है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिड़ावा गांधी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, चिड़ावा गांधी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को दोस्तों चिड़ावा गांधी कहा जाता है। 1922 ईस्वी में प्यारेलाल गुप्ता ने खेतरी ठिकाने के चिड़ावा कस्बे में दोस्तों, कौन सा कस्बा है? चिड़ावा कस्बे में अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। किसने? प्यारेलाल गुप्ता ने अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। किस कस्बे में? चिड़ावा कस्बे के अंदर, खेतरी ठिकाने के। और उन्हें चिड़ावा गांधी यानी कि चिड़ावा के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चिड़ावा का गांधी किसे जाना जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। अमर सेवा समिति की स्थापना की थी इन्होंने। प्रश्न आपके सामने 43 देखिए दोस्तों, कि मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं है दोस्तों? तो आप सभी को पता है दोस्तों, यानी कि ओसिया जोधपुर के अंदर बिल्कुल सही है, सालासर मंदिर के अंदर बिल्कुल, चूरू के अंदर बिल्कुल सही है, रणकपुर मंदिर पाली के अंदर, जगदीश मंदिर दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर नहीं है। ये है दोस्तों उदयपुर के अंदर, यानी कि ओसिया मंदिर जोधपुर, सालासर चूरू, रणकपुर मंदिर पाली और जगदीश मंदिर दोस्तों उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, जो जोधपुर दोस्तों यानी कि जगदीश मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह ने कब करवाया था? 1651 ईस्वी में उदयपुर में करवाया था दोस्तों। मंदिर में प्रतिष्ठापित 4 हाथी वाली विष्णु की मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 4 हाथ वाली विष्णु है, यानी कि मंदिर में प्रतिष्ठित 4 हाथ वाली जो विष्णु की मूर्ति है दोस्तों, काले पत्थर से बनी हुई है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 44 देखिए, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? यानी कि प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों नेहड़ा जो मेवाती है दोस्तों, ये भाषा बोली जाती है। नेहड़ा जो मेवाती दोस्तों, ये भाषा बोली जाती है कहाँ पर? अजबगढ़ है, प्रतापगढ़, थानागाजी, बलदेव। यानी कि राजस्थान के मेवाती बोली में कठेर मेवाती, बयाना मेवाती और आरेज मेवाती और नेहड़ा मेवाती, पिछेता मेवाती और खड़ी मेवाती बोलियों को सम्मिलित किया गया है। किसके अंदर? राजस्थान की मेवाती बोली में। ठीक है, नेहड़ा मेवाती बोली प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, यह बोली जयपुरी ये जयपुरी बोली से अत्यधिक प्रभावित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए 45, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग
पत्र का संबंध किससे संबंधित दोस्तों? तो मेवाड़ जो पुकार 21 सूत्री मांग का संबंध किससे है? वो है मोतीलाल तेजावत से। ठीक है, मोतीलाल तेजावत से इन्होंने दोस्तों यानी कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? यानी कि मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। बाबजी के नाम से भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और मोतीलाल तेजावत ने 1920 में चित्तौड़गढ़ में दोस्तों मातृकुंडिया नामक स्थान पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर कहाँ है? मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है। 1920 में दोस्तों एक ही आंदोलन प्रारंभ किया था और इसके माध्यम से सर्वप्रथम भीलों में राजनीतिक जागृति पैदा की गई थी। इन्होंने भीलों पर होने वाले अत्याचारों से 21 मांगे, जिन्हें मेवाड़ पुकार कहा गया, महाराणा की सेवार्थ प्रस्तुत की दोस्तों। ठीक है, मेवाड़ पुकार जो 21 मांगे थी दोस्तों, जो महाराणा की सेवार्थ प्रस्तुत की गई थी, इन्होंने किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने की थी। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 46 देखिए, कायलाना झील कहाँ पर स्थित है? कायलाना झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है? कायलाना झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को पता है, यानी कि जोधपुर के अंदर स्थित है कायलाना झील। यानी कि जोधपुर राज परिवार के जो सरप्रताप द्वारा निर्मित इस झील के किनारे माचिया सफारी मृगवन एवं वानस्पतिक मरु उद्यान के रूप में माचिया जैविक उद्यान स्थापित किया गया है। कौन सा माचिया जैविक उद्यान स्थापित किया गया है? इंदिरा गांधी नहर से कायलाना झील में राजीव गांधी लिफ्ट नहर के जरिए वाटर सप्लाई किया जाता है। कायलाना झील से जोधपुर शहर को जलापूर्ति होती है दोस्तों। कौन सी? जो कायलाना झील है उससे जोधपुर शहर को जलापूर्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है कि वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित है। वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित कौन है दोस्तों? तो आप सभी को पता है रतन शास्त्री दोस्तों किससे संबंधित है? वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित है। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर है? टोंक के अंदर। इसकी संचालिका कौन है? श्रीमती रतन शास्त्री। का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में 15 अक्टूबर 1912 को हुआ था दोस्तों। इनका जो विवाह है शास्त्री जी के साथ हुआ था और 1929 में शास्त्री जी के द्वारा स्थापित जीवन कुटीर में रतन शास्त्री एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जोड़ी तथा समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई थी। किन्होंने? यानी कि रतन शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने 48, राजस्थान की संस्कृति मुगदड़ा। मुगदड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मुगदड़ा दोस्तों, मुगदड़ा क्या है? तो आप सभी को पता है दोस्तों मुगदड़ा क्या है। मुगदड़ा दोस्तों जो भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात में लाई जाती है दोस्तों। जो विनायक जब स्थापना हो जाती है तब उसके बाद में जो भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियाँ लाई जाती है उन्हें मुगदड़ा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान संस्कृति में मुगदड़ा भोजन पकाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली लकड़ियाँ है जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 49 देखिए कि मुणत नैण सिंह का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? मुणत नैण सिंह का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? मुणत नैण सिंह ख्यात दोस्तों इसका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है जोधपुर नरेश जसवंत सिंह प्रथम के दीवान कौन मुंता। मुणत नैण सिंह कुशल वक्ता और राजभक्त थे दोस्तों। कौन? मुणत नैण सिंह। इसके इनके इनके दो प्रसिद्ध रचना है। कौन कौन सी? एक तो मुणत नैण सिंह ख्यात और एक है जोधपुर राज्य का गजेटियार। इसके प्रसिद्ध क्या है? ग्रंथ है दोस्तों किसके? मुणत नैण सिंह के। प्रश्न दोस्तों आपके सामने लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, यानी कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? तो आप सभी को बताया जयानक ने पृथ्वीराज विजय की स्थापना की थी, सॉरी रचना की थी। पृथ्वीराज विजय के एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, यानी पृथ्वीराज विजय एक क्या है? प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसकी रचना कश्मीरी पंडित जयानक ने की थी। इस ग्रंथ से पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? पृथ्वीराज जो तृतीय है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में चौहान राजाओं के वंश क्रम का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये प्रश्न हो चुके हैं हमारे 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन में से दोस्तों आपको कितने प्रश्न सही है ज़रूर बताना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट जो मॉडल पेपर होगा हमारा मॉडल पेपर नंबर 4 दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, यानी कि एज ए मॉडल पेपर है। या जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के संपूर्ण सिलेबस पर आधारित दोस्तों मैं 50% आपको करवा रहा हूँ। और ये डेली दोस्तों सुबह 8 बजे दोस्तों अपलोड हो जाती है, तो 8 बजे आप दोस्तों इसको ज़रूर देखिएगा लाइव। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।